हाय बच्चों, वेलकम अगेन टू माइंड मैप सीरीज़। आज के माइंड मैप में हम लोग करेंगे फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, तब एक फोर्स पैदा होती है विच इज़ अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो मोशन को अपोज करती है। तो मोशन को अपोज करती है, इसका मतलब ये वेस्ट है। ठीक है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये हमेशा वेस्टफुल जो है ये प्रोसेस नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमने अप्लाइड फोर्स की। ठीक है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है। अब ये बॉडी मूव कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन अप्लाइड फोर्स, एज लॉन्ग एज अप्लाइड फोर्स इज देयर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमेशा रहेगी। वो किस डायरेक्शन में होगी? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इसमें क्या है, इस साइड है अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड होगी। इसमें क्या है, इस साइड है अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड होगी। ठीक है, और कैसे एक्ट करती है? ये दो सरफेस हैं ऐसे, इसके टेंजेंट, सो इट इज़ टेंजेंशियल एंड अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रिक्शन? देखिए ऐसा है, दो सरफेसेस हैं, उनके बीच में अगर ऑयल होगा तो नेचुरली वो उसमें फ्रिक्शन कम होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सैंड होगी दो सरफेसेस के बीच में तो नेचुरली फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द टू सरफेसेस। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है फ्रिक्शन। ठीक है, जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? जब भी कोई बॉडी एक सरफेस के ऊपर रेस्ट करती है, ठीक है, तो सरफेस उसको क्या करता है? पुश करता है ऊपर। क्यों पुश करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये जो है आपकी, ये इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा और सरफेस का जो अपवर्ड नॉर्मल जो फोर्स होगी उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के ऊपर, मतलब जनरली ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है और नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सरफेस की वजह से। टाइप्स देखो, दो टाइप्स की फ्रिक्शन होती है। एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। आपने अलमीरा कभी धक्का दिया हो, ठीक है, तो क्या होता है? आप जोर लगाते हो, अलमीरा मूव नहीं करता है। और जोर लगाते हो, अलमीरा मूव नहीं करता है। और जोर लगाते हो तो अलमीरा मूव कर जाता है। लेकिन इसके बीच में जो आप जोर लगाए जा रहे हो वो कहाँ जा रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है कि वो जो सरफेस है दोनों का, ग्राउंड का और अलमीरा का, वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रही है। ठीक है, लेकिन जब तक बॉडी मूव नहीं करती है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ देखी आपने, आप जो थोड़ा जोर लगाते हो उसको भी स्टैटिक फ्रिक्शन खाएगा, और जोर लगाते हो उसको भी स्टैटिक फ्रिक्शन खाएगा। ठीक है, यानी कि आप जितना मर्जी जोर लगाते जाओ, ठीक है, जब तक अलमीरा मूव नहीं करती है तो वो जो जोर लगा रहे हो, दैट इज़ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, वो कौन खाया जा रहा है? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपनी वैल्यू चेंज करती जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एफ इज़ अप्लाइड, बॉडी डू नॉट मूव और टेंड्स टू मूव। ठीक है, यहाँ तो वो स्टेशनरी है बॉडी, ठीक है, यहाँ मूव करने की कोशिश कर रही है अभी, यानी कि मूव नहीं हुई है। ठीक है, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होती है? जब अलमीरा जो है आपने जब सबसे ज़्यादा जोर लगाया, जब चलने ही वाला है लेकिन चला नहीं, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, तब जो वैल्यू होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है, फोर्स जितनी ज़्यादा लगाई जाए, जब तक बॉडी मूव नहीं करती है तब तक क्या होता है कि फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। जितनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगी उतनी ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, म्यू एस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो सर्फेसेस जो होते हैं, नेचर ऑफ सर्फेसेस के ऊपर। दो डिफरेंट सर्फेसेस, जैसे आपका पत्थर और रेत है, ठीक है, उसमें म्यू एस अलग होगा। अलमीरा और आपका जो मार्बल है, मार्बल फ्लोर है, ठीक है, उसका म्यू एस अलग होगा। सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, ये क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब फोर्स जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाती है ये भी अपनी वैल्यू चेंज करती जाती है। ठीक है, मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। और मैक्सिमम कब होगी? व्हेन द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बॉडी चाहे ऐसे रखी है या ऐसे रखी है। ठीक है, तो ये भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है उसके इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो आपको लगे कि नहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। ठीक है,
फिर आगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपने देखा अलमीरा जब आपका चलने लगा तो अब अलमीरा को चलाने के लिए जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो तो कम लग रही है, ठीक है, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है, ठीक है। तो जब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्ट करती है विच इज़ अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स और टू द मूवमेंट, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है, यही है। इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डायनामिक का मतलब ये होता है कि जहाँ भी आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आए उसको डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम है, उसी तरह से है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एक चीज़ यहाँ याद रखने की है कि जो स्लाइडिंग की स्पीड है जब बॉडी मूव कर रही है उससे इंडिपेंडेंट होती है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या किया है, ये फ्रिक्शन है इस एक्सिस पे, ये जो है आपका फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। ये बेसिकली ये है एफ एस, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये है, ये जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी कि फोर्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये भी फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली एफ एल है, ठीक है। उसके बाद बॉडी जब चलना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कम होती जाएगी और देन इट इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो जब तक बॉडी मूव नहीं करती है तब तक वो आपकी बढ़ती जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग उस समय जो फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है फॉर टू सर्फेसिस, फॉर एनी टू सर्फेसिस इट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो ये कांस्टेंट है, ये नहीं, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती है, सेल्फ एडजस्टिंग सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो बच्चों ये मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम है। इसमें मेन चीज़ जो आपको सीखने की है वो ये देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन कौन से सर्फेसिस के बीच में कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो इसमें कैच क्या है कि जैसे ए बी सी डी है, सबका मास है, इसका एम ए एम बी एम सी एम डी, ठीक है। ए और बी के बीच में जब भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो उसमें जो मास आएगा वो ए का आएगा, ठीक है, इनटू जी होगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। बी और सी के बीच में जो रिएक्शन होगा उसमें ए का भी आएगा बी का भी आएगा, यानी कि जो आपका लास्ट सरफेस है, लास्ट ब्लॉक है, उसके ऊपर जितने भी मासेस हैं वो सारे ऐड होके इनटू जी करेंगे तो वो वाला आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जैसे बी और ए के बीच में बी के ऊपर कौन सा ब्लॉक है, ए, तो एम ए इंटू जी आएगा। सी के ऊपर कौन सा ब्लॉक है, बी और ए, इन दोनों का मास को ऐड करेंगे, एम ए प्लस एम बी इंटू जी आएगा। सी और डी के बीच में क्या होगा, डी के ऊपर कितने ब्लॉक हैं, ये, ठीक है, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू जी, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना आपसे गलती वहीं पे होती है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई 1 kg मास है, उसमें फोर्स सप्लाई हो रही है, ठीक है, फोर्स दी नहीं है यहाँ, ठीक है। आपको ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। देखो एक चीज़ यहीं से पता चलती है कि इसकी ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। हमें फोर्स ऑफ एफ एल या एफ एस जहाँ भी लिखा हो, ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। एफ एल का मतलब ये होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है। एफ के मतलब आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है, एफ एल निकालनी है, एफ के निकालनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला हमने पहले देखा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का म्यू एस इंटू एन होता है और इसका काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के इंटू एन होता है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दी, तो ये केस अगर अकेला होता, यहीं पे सरफेस होता है, इसके ऊपर तो सिर्फ एम ए ही है, ठीक है। तो एम जी नीचे करेगा, एन जो है ऊपर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 10 आ गया। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके 5 न्यूटन 4 न्यूटन आपकी ये फोर्सेज आ गई, फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए एफ एल यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन देखो कम होती है, ठीक है। अब ये देखिए 2 ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। निकालना क्या है कि ये 5 kg का मास है, ये बी जो है 10 kg का मास है। ए और बी के बीच में जो सरफेस है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 है। बी और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.4, ठीक है। फोर्स आपको अप्लाई कर रही है यहाँ किसके ऊपर कर रही है, ए के ऊपर, ठीक है, 50 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है।
तो भाई हमने पहले देखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कहाँ पे कितनी लग रही है, ठीक है। तो मेरे को पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। ए और बी के बीच में जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा इट विल बी ओनली ड्यू टू मास ऑफ ए। बी और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, ए और बी दोनों के मासेस की वजह से होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी यानी कि N1 किसके बराबर होगा, 5 × 10 = 50, क्योंकि ये mg यानी कि ma × g के बराबर होगा, ठीक है। ma कितना है यहाँ 5, ठीक है, g कितना 10, तो 5 × 10, ठीक है, वो उसके बराबर हो गया। अब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है उसकी। कैसे निकालेंगे, म्यू हमें पता होना चाहिए, n हमें पता लग गया, तो म्यू हमें दिया है इस और इसके बीच में 0.5, ये आ गया 25, ठीक है। अब बिटवीन बी एंड ग्राउंड, ठीक है, वो हमें देखना है कि भाई ये कितना है। अब बी और ग्राउंड के बीच में देखो, ग्राउंड के ऊपर ये भी है, इसका मतलब इसका और इसका दोनों का मास ऐड होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, ma + mb × g। तो वही हमने किया, ये 5 था, ये 10 है, 15 × 10 150 हो गया, ठीक है। इसकी जब लिमिटिंग वैल्यू निकाली, ये कितनी है f2 0.4 × 150, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाली, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। 50 न्यूटन इधर लग रही है, N1 तो हमने निकाल लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है F1 जो है वो इधर लग रही है, ठीक है। तो इसको देखेंगे 50 - F1 शुड बी इक्वल टू मास × एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बड़ी है तो इसलिए इधर ही जाना चाहिए, ठीक है, 5 × a हो गया, यहाँ से हमने a निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो नीचे वाला मास है, देखो एक चीज़ मैं आपको ये फंडा बता दूं कि ये दोनों मासेस जो हैं, ठीक है, ये कंबाइन कब मूव करेंगे, जब ये ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है एनफ है, ठीक है, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अब अगर ये दोनों इस साइड मूव करेंगे किसी फोर्स की वजह से, तो नेचुरली ये जो बॉडी है, ठीक है, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसको कौन होल्ड किए हुए है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्ड किए हुए है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में इसके ओ ए और बी के बीच में इस साइड लगेगी, ठीक है। तो यही किया है हमने, ठीक है। तो ये F1 जो है ये वही है जो आपका ये F1 है, ठीक है, ये जो इसको ड्राइव करेगा। लेकिन क्या होना चाहिए, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये कंबाइंड मूव करेगा या ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। तो F1 जो है, देखिए आपने निकाला था, कितना निकाला था F1 25 न्यूटन, ठीक है। और ये F2 यानी कि ग्राउंड और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये तो आपकी कितनी है 60 न्यूटन, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है F1, ठीक है, वो इसको ओवरकम नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, देखो किसी भी बॉडी पे जब फ्रिक्शन केस हम डिस्कस करते हैं, तो अगर मैंने अप्लाई की फोर्स तभी फ्रिक्शन इट विल कम इनटू पिक्चर। फोर्स मैं अप्लाई नहीं करता हूँ अगर, तो फ्रिक्शन नहीं होगी। तो मैंने फोर्स अप्लाई की, जैसे ही फोर्स अप्लाई की तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट कर रही। एक और फोर्स उस पर लग रही है, कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये दो फोर्सेस है, तो दो वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर है उसका वेक्टर एडिशन क्या होता है, FC, ठीक है। तो क्या होता है, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा cos थीटा 90 डिग्री है, तो वो तो ज़ीरो हो गया। तो जो FC है ये इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, समझ गए। तो क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होती है, μn के बराबर, इसलिए ये n√μ² + 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो ये ब्लॉक है 10 kg का, फोर्स इस पर अप्लाई की, ठीक है। म्यू स्टैटिक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.45 है। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है इस ब्लॉक की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, कांटेक्ट फोर्स निकालनी है, ये तीनों चीज़ें निकालनी है दो केसेस में। व्हेन फर्स्ट केस इज़ F इज़ 40 और सेकंड केस व्हेन F इज़ 60 न्यूटन, ठीक है। अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो फोर्स ये इधर एक्ट कर रही है, mg इसका नीचे कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होगी, ठीक है। n जो है mg के बराबर है, तो m कितना 10 10 10 × 10 100, ठीक है, ये हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है मेरे को। तो जब भी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, यानी कि μs आता है, μk आता है,
तो भाई आप दोनों निकालो उसमें। पहले तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आ गई, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस दिया था आपको 0.5, तो 50 न्यूटन आ गई लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि इस सरफेस और इसके बीच में मैक्सिमम जो फ्रिक्शन की फोर्स हो सकती है दैट इज़ 50 न्यूटन, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वो फ्रिक्शन जो है इसको होल्ड करके रखती है, अप्लाइड फोर्स जो है वो आपकी 50 न्यूटन से ज़्यादा हो तभी ये मूव करेगी, लेकिन अप्लाइड फोर्स फर्स्ट केस में कितनी है 40, ठीक है, वो तो है ही नहीं, तो 40 है तो इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगी, इसका मतलब फॉर द फर्स्ट केस एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब मेरे को कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है, देखो एक्सेलरेशन 0 है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ 0, ठीक है, समझिए। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है सेल्फ एडजस्टिंग होती है, ठीक है। जब तक ये बॉडी मूव नहीं करती तो उस केस में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर लेना है, आपको लेना है अप्लाइड फोर्स के बराबर, यानी कि यहाँ अप्लाइड फोर्स जो है 40 है, ठीक है। मेरी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ निकली है वो 50 है, तो मेरे को क्योंकि वह बॉडी मूव नहीं कर रही है तो मेरे को लोअर ऑफ द टू लेना है, ठीक है। तो एफ़ जो है मेरे को कंसिडर करना 40, क्या करने के लिए, जब मैं कॉन्टैक्ट फोर्स निकालूंगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का वही फार्मूला एन स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये निकाल के 107। तो यहाँ देखिए एफ एस टू बी टेकन इज़ एफ अप्लाइड, ठीक है। यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप इस केस में देखोगे जब बॉडी मूव नहीं करती है तब आपको क्या करना है, अगर अप्लाइड फोर्स जो है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो अप्लाइड फोर्स ही आपको लेनी है यहाँ आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए। दूसरा केस है 60 न्यूटन, अब इस केस में तो क्या है, ये तो ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी मूव करेगी, और मूव करेगी तो एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन होगी तो कैसे निकालेंगे, ये एफ़ इधर है, एन इधर है, एफ़ इधर है, ठीक है, एफ़ माइनस एफ़ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें यूज़ होगी। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमने कैसे निकाली, एफ़ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू 100, यहाँ म्यू के कंसिडर होगा। अब देखिए 45, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ 50 न्यूटन, इसका मतलब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन हर केस में स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो रही है, ठीक है। अब जब बॉडी मूव करती है तो हमें एक्चुअल काइनेटिक फ्रिक्शन की ही वैल्यू लेनी है, हमें अप्लाइड फोर्स की वैल्यू नहीं लेनी है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। वही हमने किया। तो यहाँ हमने एफ़ में हमने क्या किया, हमने यहाँ 60 न्यूटन नहीं लिया, हमने 45 लिया। इस केस में हमने 40 लिया, क्यों, क्योंकि आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इससे ज़्यादा थी, ठीक है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपकी सेल्फ एडजस्टिंग होती है, जितनी फोर्स लगाओगे उतनी ही वैल्यू हो जाती है। एफ एस ये 50 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये निकाल दिया आपने, तो एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम, तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी दो एंगल्स पढ़ेंगे हम, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक एंगल ऑफ रिपोज। देखो आपने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ी कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर लगते हैं, उसका जो रिजल्टेंट होता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल रहता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन एफ अपॉन एन, और एफ क्या होता है म्यू एन, एन कट गया तो म्यू एस आपका जो हो जाएगा tan लैम्डा के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है आपका इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से एंगल ऑफ रिपोज, देखिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, जब ये बॉडी यहाँ रखी है, अगर आपकी इंक्लिनेशन डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो बॉडी ये कभी मूव नहीं करेगी डाउनवर्ड। जैसे ही आप इंक्लिनेशन को ऊपर करते जाते हो, मतलब एंगल बढ़ाते जाते हो ऐसे करके, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी, उस समय जो ये थीटा होगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, हमने इक्विलिब्रियम इसकी पोजीशंस देखनी है, यानी कि जब ये जस्ट मूव करना स्टार्ट हुई तो इसका मतलब ये हो गया ये इक्विलिब्रियम में है कि अभी मूव कर नहीं रही है, ठीक है, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है। तो क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में देखा, ये इसका एम जी है, ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये अगर ये बॉडी मास एम की है, ठीक है, तो ये इसका एम जी है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये थीटा है, इसका एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ये इस साइड ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसको रिजॉल्व करेंगे, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स है जो इसको ड्राइव करेगी, क्योंकि एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड है, ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो इसके बराबर एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, तो हमने ये इक्वेशंस जो है कर ली, ठीक है। हमने निकालना क्या है, एफ एल, ठीक है, वो देखते हैं, अपना एंगल निकालना है हमने, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होती है, म्यू एन की वैल्यू हमने निकाल ली, म्यू एम जी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब देखिए ये
फोर्स और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों अपोजिट एंड इक्वल होंगी। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका म्यू जो है वो टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, यानी कि जस्ट स्टार्ट, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज जो है हमारा अल्फ़ा है। देयरफॉर इस केस में हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा। ठीक है, अब क्योंकि म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा है, ये देखिए, हाँ ये यहीं से आ जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह हमने अल्फ़ा कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि म्यू जो है वो आपका टैन लैम्डा के बराबर भी है। ठीक है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है। ठीक है, ये दोनों एस आप लिखो, क्योंकि बॉडी अभी मूव नहीं कर रही ना। ठीक है, तो आप इसको एस लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों एस के बराबर हैं, इसका मतलब टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन लैम्डा। इसका मतलब ये हो गया एंगल ऑफ जो आपका ये रिपोज है इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये कब होता है, जब बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, अगर मैं थीटा जो है अपना अल्फ़ा से कम करूँ, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज मैंने निकाल दिया, इसको अगर मैं कम करूँ तो नेचुरली बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये हो गया ड्राइविंग फोर्स जो है फ्रिक्शन से कम है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, बॉडी विल नॉट मूव। अगर ये इक्वल टू कर दूँ, बॉडी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट। अगर मैं थीटा को अल्फ़ा से, यानी कि ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज है, मैंने ऐसे बढ़ा दिया, अब क्या हुआ, डाउनवर्ड कंपोनेंट यानी कि एम जी साइन थीटा जो है वो बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू एफ़। ठीक है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स एफ क्या है, एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन योर फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी विल मूव। ठीक है, अब ये दो केसेस हैं जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ठीक है, उसमें करना क्या है, हमें फ्रिक्शन को उसमें इंक्लूड करना है। जो भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम निकालेंगे। पहला ये है कि आपकी बॉडी जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, फ्रिक्शन जो है ऊपर की ओर लगेगी। ठीक है, ये नीचे एम जी है, दिस इज़ एम जी, ये एम जी है। ठीक है, अब एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा ये इसको ड्राइव करेगा, कॉस थीटा जो है नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर होगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपकी, म्यू इंटू एन। देखो ये लिमिटिंग कर लो या जो भी कर लो, ठीक है, मतलब एक ही है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है कि ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। ठीक है, मोशन किस साइड है, नीचे की ओर, तो नेट मोशन होनी चाहिए नीचे की ओर। इसका मतलब जो नीचे की फोर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। तो नीचे की फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा माइनस अपवर्ड फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एफ की वैल्यू हमने यहाँ से भर ली, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह अपवर्ड जब बॉडी मूव करती है तो सेम चीज़ है, बस हमारी इक्वेशन में क्या होगा कि अब जब अपवर्ड जाऊँगा तो मेरे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन एम जी साइन थीटा। इसमें केस में क्या होगा, एम जी साइन थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों ऐड होंगे, विच विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर मेरे को वर्क डन निकालना है नीचे की ओर या ऊपर की ओर, अगर मैं डिस्टेंस एस मूव करता हूँ तो नीचे की ओर जब होगा तो ये जी की वैल्यू इंटू एम करेंगे तो ये आपका क्या बोलते हैं, फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इंटू एस डिस्टेंस, ये वर्क डन हो जाएगा। जब मूविंग डाउन, ये मूविंग अप है, दिस इज मूविंग अप। ठीक है, तो यानी कि जी का कंपोनेंट हमने निकाला। ठीक है, जी का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है या अपवर्ड मूवमेंट होती है, जो भी एक्सप्रेशन आया, इनटू एम किया, फोर्स आ जाएगी, इनटू डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंक्लाइंड सरफेस हमने देखा था। ठीक है, देखिए ये ब्लॉक है 1 kg का। ठीक है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, जस्ट स्टार्ट, मतलब नॉट मूव कर रहा है, इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू मूव। ठीक है, यानी कि ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, म्यू आपको दिया है, म्यू अपना 0.2, जी 10 दिया है, वेलोसिटी निकालनी है हमें 5 सेकेंड के बाद। देखो ऐसा है कि जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहती है वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू यू प्लस 8t। तो ये रेस्ट से मूव कर रहा है, u इज इक्वल टू 0, हमें a चाहिए। ठीक है, कौन सा केस है, नीचे की ओर। ठीक है, विद फ्रिक्शन, यानी कि आपका जो g जो हम एक्सेलरेशन जो निकालेंगे उसका फार्मूला क्या है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखो अगर आप भूल जाओ तो आप क्या करना, उसमें जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं जो, ठीक है, यहाँ मतलब कि मूवमेंट की जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो लगाना। ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है ये याद रहे आपको। ठीक है, वैसे तो ये इतना आसान है कि ये मतलब कि इसमें दिक्कत है नहीं, स्टिल अगर आप भूल जाओ तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना। ठीक है, तो आंसर निकल आएगा। ठीक है,
तो ये जी हमें दिया है, थीटा हमें दिया है 3.26, इसका एक्सेलरेशन आ जाता है। ये इक्वेशन में ए भर देंगे, t = 5 सेकेंड है, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। देखो ऐसा है कि अगर सर्कल की पेरी पे यानी कि सर्कमफ्रेंस पे ये कोई चीज़ मूव करती रहे, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जो इसकी स्पीड जो है ये कांस्टेंट रहे, यानी कि देखो स्पीड क्यों बोलते हैं हम, यहाँ क्या, यहाँ कोई लाइन तो है नहीं, लीनियर वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, जब आपकी मूवमेंट जो है अलोंग सर्कल होती है। ठीक है, ये सर्कल यानी कि ये आपका जो है अलोंग सर्कमफ्रेंस A to B ये लीनियर डिस्टेंस है, B to C ये लीनियर डिस्टेंस है। ठीक है, समझ गए। वैसे भी कहते हैं कि सर्कल का हर पार्ट जो है इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से लेकर ये जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, दिस इज़ अ लीनियर डिस्टेंस, इसीलिए हम इसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अलोंग सर्कमफ्रेंस A to B, B to C ये डिस्टेंस सेम है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो भाई ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगी। जैसे सेकंड हैंड है, ठीक है, जो सेकंड्स वाला जो वो हैंड रहता है इसका क्लॉक का, वॉल क्लॉक का। ठीक है, तो वो क्या है, वो इसकी एग्जांपल है। आपकी जो दूसरी घड़ी है, ठीक है, रिस्ट वॉच है जो हैंड्स वाली है, तो उसमें भी वो सेम रहेगा। ठीक है, वो एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर आपकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, अब जैसे एक पत्थर ले लिया आपने स्ट्रिंग पे बांध दिया, उसको घुमाया। देखो पत्थर घुमाने के दो तरीके हैं, एक तो ये इसको हॉरिजॉन्टल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, एक आपका ऐसे करके, दिस इज़ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में जब आप घुमाओगे देन इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं सर्कुलर मोशन की। रेडियस वेक्टर क्या होता है, जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि एक्सियल पॉइंट जो रहता है एक्सेस, ठीक है, वहाँ से आपका पेरीफेरी तक जो वेक्टर होता है उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। एंगुलर पोजीशन क्या होती है कि भाई अगर ये पी है, ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है। देखो दो चीज़ें इसके लिए चाहिए। जैसे हम 2 डायमेंशन मोशन में क्या करते थे, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे एक्स और वाई, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। सर्कुलर मोशन में हमें 2 चीज़ें चाहिए, उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, अगर ये हमें फाइंड करना है कि पी कहाँ है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस डिस्टेंस से ओरिजिन है, यहाँ से देखना है पी कहाँ है। तो पी कहाँ है, ये भाई इतने डिस्टेंस पे, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, और ये जो एंगल है, यानी कि ये आपका एक्सिस है, इससे इतने एंगल पे है। तो इसका मतलब 2 चीज़ें जो हमें चाहिए हैं पी को डिफाइन करने के लिए, वो क्या है, आर और थीटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। ठीक है, सो एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड बाय 2 एट्रीब्यूट्स। नंबर 1 इज रेडियस वेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एंगल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एंगल फ्रॉम द जो स्ट्रेट लाइन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि भाई ये जो एंगल है, जो एंगल चेंज होता है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको दूसरी भाषा में भी आप कह सकते हो कि भाई ये जो है एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, ये दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, तो ये लीनियर डिस्टेंस है, ds। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई रेडियस वेक्टर, यानी कि ये, इसको भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्मॉल एंगल्स के लिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। देखो ऐसे करके अगर आपका सर्कल है तो एंगल आपका ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल है, ऐसे करके, जहाँ राइट हैंड थंब रूल भी उसको आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, बट देखो स्क्रू को अगर ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज, स्क्रू जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल जो है वो इस तरह से काम करता है कि मैं नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है, और स्क्रू जो है ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके जो राइट हैंड स्क्रू होगा वो ऊपर जाएगा। जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इसकी डायरेक्शन जो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या होती है, एक्सियल डायरेक्शन होती है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ऊपर की ओर होती है नीचे से देखने से, यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अच्छा इसमें क्या है कि अगर n रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, एक रिवोल्यूशन में देखो कितने रेडियन होते हैं। अगर एक पूरा रोटेट करना हो 360 डिग्री होता है, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर n रोटेशंस होती हैं तो उसमें n से मल्टीप्लाई कर दो, इतना रेडियन हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ गए।
तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ डेल्टा टी गोज़ टू 0, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसके जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, इसके t-1 होता है विच इज़ सेम एज डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो उसी तरह से होती है जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल से हम उसको फाइंड करते हैं। और एक्सियल डायरेक्शन होती है ऐसे करके, ये सर्कल है ऐसे करके इसके ऊपर की ओर होगी, अगर नीचे से देखने से ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। डायरेक्शन सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक रोटेशन पे जो थीटा आपका रहता है वो 2 पाई है। अगर हम टी टाइम में एक रोटेशन कर रहे हैं तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, जो एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। इसी तरह से अगर n रोटेशंस पर सेकेंड है तो 2 पाई n है, हेयर n इज़ पर सेकेंड। अगर n जो है आपका रोटेशंस पर मिनट है तो आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो आपको हमेशा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। इफ़ इट इज़ ऑलरेडी गिवन सेकेंड्स तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना है। अगर आपको RPM में दिया है, पर मिनट दिया है, तो आपको सेकेंड से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज़ यू हैव टू डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो बच्चों ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो है अलोंग द एक्सिस होती है, लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट वो टेंजेंट होती है, ठीक है। इस सर्कल के इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो उसकी वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो क्या होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसका क्रॉस प्रोडक्ट के ये आप कर सकते हो इसको, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस जो एंगुलर एक्सेलरेशन होएगी दैट इज़ व्हेन डेल्टा टी गोज़ टू 0। तो हम इस तरह से लिख सकते हो। इसकी डायमेंशंस जो होते हैं या m0 L0 t-2, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, स्पीड इसकी कांस्टेंट रहती है। लेकिन क्या है ना, स्पीड चाहे कांस्टेंट रहती है लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट हो जा रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो जा रही है। जो वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कौन सी एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अल्फ़ा जो है यानी कि आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये आपकी 0 रहती है, ठीक है। और अल्फ़ा और ओमेगा यानी कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है, ठीक है, दोनों एक्सियल रहती हैं। अब काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन किया था, ठीक है, उसी तरह से उन्हीं की लाइन पे है। इसमें कुछ नहीं किया है आपने। जो ये जो ओमेगा है ये v की जगह है और ओमेगा नॉट जो u की जगह है, a की जगह अल्फ़ा है, थीटा जो है s की जगह है, यहाँ आपका डिस्टेंस की जगह है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, जब यूनिफॉर्म मोशन होती है, ठीक है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहती है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो डेवलप होती है। और वो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहती है दैट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ रेडियल, क्योंकि ये अलॉन्ग रेडियस होती है तो रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एक चीज़ आप यहाँ याद रखने की है, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होती है, ठीक है, स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, तो आपकी एक्सेलरेशन जो होती है वो ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन बन रही है, ठीक है। यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इसीलिए आपकी एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट रहता है। अगर आपकी स्पीड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो 2 कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है। उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। उसमें क्या होगा, एक टेंजेंशियल होगा, एक आपका रेडियल होगा, आगे हम करते हैं, ठीक है। तो AC क्या है आपका v²/r, इसमें v क्या है, r ओमेगा है, ठीक है। तो ये ओमेगा² r हो जाएगा, ठीक है। एक फ़ैन है जिसका ब्लेड है 0.3 मीटर और रोटेट कर रहा है 1200 RPM। देखिए यह रोटेशन पर मिनट है। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फार्मूला क्या होता है, ओमेगा²r, ठीक है। और ओमेगा हमें कैसे निकालना है, 2πn डिवाइडेड बाई 60 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि RPM है, ठीक है। तो इसको फार्मूला में भरेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। अगला केस है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है जिसमें स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। अब 2 एक्सेलरेशन होगी, एक तो क्या होगा जो आपकी स्पीड को चेंज करेगी, यानी कि आपकी स्पीड को चेंज करेगी, तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, वो आपकी वेलोसिटी को चेंज करेगी, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी, उसको हम बोलते हैं यही
रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक अलॉन्ग रेडियस होगा, एक अलॉन्ग टेंजेंट होगा, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो वेलोसिटी को चेंज करती है, ठीक है। तो ये dv/dt, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा अल्फा इंटू आर, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है अल्फ़ा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन जो दो वेक्टर्स का एडिशन होता है, ये ए आर है, ये ए टी है, इनका एडिशन बीच में इनका एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है, दैट इज़ वाई cos थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, ठीक है, अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन, ठीक है। और अगर इसका एंगल निकालना हो तो ये ट्राइंगल पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आए ये ट्राइंगल अगर हम पूरी करेंगे तो क्या होगा, ये ए आर होगा, ये सॉरी हाँ ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। तो ए टी डिवाइडेड बाई ए आर, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने इसका काइनेमेटिक्स पढ़ा सर्कुलर मोशन का। अब डायनामिक्स में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और एक और चीज़ इसमें जो मोशन इन वर्टिकल सर्कल है वो हम पढ़ेंगे बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी में, क्योंकि रेलिवेंस उसकी वहीं पे है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है वहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम उसको मोशन इन वर्टिकल सर्कल हम उसको डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डायनामिक्स में क्या है, देखिए हमने जब हम मोशन इन 1D 2D पढ़ रहे थे या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो फिर हमने देखा कि भाई डायनामिक्स जब भी आता है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं जो कॉज ऑफ मोशन है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ फोर्स, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन लग रही है, ठीक है, हो रही है, तो वहाँ एक्सेलरेशन भी डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ फोर्स भी लग रही है, क्योंकि फोर्स के बगैर जो है एक्सेलरेशन हो नहीं सकती। तो इस केस में जो कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है जो इसको अपनी ओर खींच के रखती है, ठीक है। तो पार्टिकल को अपनी ओर खींच के रखती है। और ये जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका सोर्स जो है डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब प्लैनेट जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उस समय सेंट्रीपिटल जो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उसमें जो कूलम फोर्स है, ठीक है, वो आपकी जो है सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये mv²/r हो गया, ठीक है। v की वैल्यू r ओमेगा भरेंगे तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाएगा तो ये जो r है, r की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन होती है, यानी कि अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर, दैट इज़ वाई ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। अब सर्कुलर जो मोशन है भाई उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में भी। जब कोई कार जो है अपना उसको सर्कल में उसको टर्न करना, यानी कि एक टर्न लेना है उसको, ठीक है, तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो तीन तरीके से जो प्रोवाइड हो सकती है, तीन प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। एक तो क्या है कि ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सर्कुलर पाथ है, इसमें जो फोर्स होती है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड द रोड, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं जो सर्कुलर मेरा जो ट्रैक है उसको मैं एक सिरे से उठा दूं। पहले केस में ये था, ठीक है, तो ये एंगल दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये और ये दोनों समतल हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ इसको, अब ये जो है ये सिरा उठ गया, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल था, तो ये एंगल जो थीटा है दैट इज़ एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूँ रोड को तो गाड़ी मेरी ऐसे करके जाएगी। इस केस में क्या होता है कि जो आपकी जो फोर्स ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे प्रोवाइड होती है, वो एंगल की वजह से प्रोवाइड होती है, ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है, जब बैंकिंग भी होती है और फ्रिक्शन भी होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम तीनों केस। तो फर्स्ट केस में क्या है कि आपकी ये गाड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लग रही है फोर्सेस, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक इसका अपना वेट है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv²/r, ठीक है। और ये किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ ये किसके मतलब लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। क्यों लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये इससे बड़ी होगी यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से होगी तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है, इसमें फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एन की क्या वैल्यू है, जी mg, म्यू mg, ठीक है। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है।
वेलोसिटी जो है वो आपकी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी होनी चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है जब ये इसके इक्वल टू हो जाएगा, और म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, मतलब कि इतनी स्पीड देने के लिए कितना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ये आर है, आर इज़ द रेडियस, ये आर। ठीक है, समझ गए। लेकिन होता क्या है कि फ्रिक्शन जो है, सरफेसेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो एक रिलायबल सोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसलिए नई नई चीज़ें खोजी गई। मैंने कहा कि अगर मैं रोड को उठा दूं, बैंक कर दूं, तो क्या होता है। तो ये मैंने रोड उठा दी। इस केस में क्या है, देखिए ये आपका एम जी कॉस थीटा है, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट है, एक ऊपर की ओर, एक आपका इस साइड की ओर, यानी कि टुवर्ड्स रेडियस। ठीक है, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा बराबर कर रहा है एम जी के। ठीक है, और एन साइन थीटा यानी कि इस केस में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है, वो दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, विच इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो इस केस में एन कॉस थीटा ये बराबर हो गया एन साइन थीटा का सोर्स जो है एम वी स्क्वायर, आर का सोर्स है एन साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे टेन थीटा आ जाएगा। वेलोसिटी जो है अब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस और टेन थीटा के ऊपर। जी तो कांस्टेंट ही है, तो टेन थीटा में वेरी करूँगा तो मेरी वेलोसिटी जो है विदाउट स्किडिंग जो है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी। इस केस में फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हम। तीसरा केस क्या है, मैंने टिल्ट भी किया, रोड को बैंक भी किया, एंगल भी दिया और फ्रिक्शन भी लगा दी, तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फ्रिक्शन इधर लग रही है। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में मैंने बांट दिया। एक हिस्सा जो है नॉर्मल फोर्सेस का है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये देखो ये इसके नॉर्मल था। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, ये थीटा है, ये एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा। एन साइन थीटा आपका कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये एन साइन थीटा जो कंपोनेंट है क्या बनेगा, इट विल बी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अभी एन कॉस थीटा ऊपर है, तो इसका वेट जो है नीचे वाली डायग्राम में देखो, ये पोर्शन है विद फ्रिक्शन, वेट इसका नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। ठीक है, साथ में फ्रिक्शन तो ये है, ये साथ में ये थीटा, फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट है। एक तो आपका सेंटर की ओर एक्ट कर रहा है। ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन और बैंकिंग। ठीक है, अब देखिए एफ साइन थीटा नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, एम जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बैलेंस करेगा एन कॉस थीटा को, वही किया हमने। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलके बनाएंगे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाल दी, फिर उसमें पुट किया। ठीक है, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में पुट करके वी मैक्स आपका, ये रिलेशन बेटा याद कर लेना, कई बार डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ रिलेशन ही पूछा जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर मैं म्यू एस ज़ीरो पुट कर दूँ, म्यू एस ज़ीरो पुट करने का मतलब यह है कि फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, यानी कि इट इज़ अ केस ऑफ बैंकिंग। तो क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, वी मैक्स क्या आ गया, रूट आर जी टेन थीटा। दिस इज़ द सेम एज बैंकिंग, आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब मेरे को अगर बैंकिंग नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को सिर्फ फ्रिक्शन चाहिए, तो थीटा मैं ज़ीरो कर दूंगा। थीटा मैंने ज़ीरो कर दिया, वी मैक्स किसके बराबर आ गया, म्यू आर जी, विच इज़ द सेम एज म्यू आर जी। ठीक है, आपका फ्रिक्शन का। ठीक है, तो बेटा घबराने की बात नहीं है, इसमें क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब ये माइंड मैप सीरीज जो हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम PYQs का भी कुछ करेंगे, उसका भी कुछ ऐसी सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, मौज करिए, चिल मारिए। ठीक है, थैंक यू।